नमस्कार साथियों, आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय विदेश नीति और भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करना। और साथियों, ये हमारा पार्ट दूसरा है और इसमें हम महत्वपूर्ण सवालों के बारे में MCQ के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए मददगार हो सके। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। साथियों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन है जो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। यह रहा पहला क्वेश्चन आपके समक्ष। साथियों, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीन और भारत के किस क्षेत्र को विवादित समझता है, यानी चीन भारत के किस क्षेत्र को विवादित समझता है। ऑप्शन ए अक्साई चीन, सियाचिन ग्लेशियर, 3 बीघा गलियारा और सर क्रीक क्षेत्र। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अक्साई चीन है जो साथियों भारत और चीन के मध्य एक विवादित क्षेत्र है, जबकि साथियों सियाचिन ग्लेशियर है यह भारत और पाक के मध्य विवादित क्षेत्र है साथियों। और सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा है जो युद्ध स्थल रहा है, यानी सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल रहा है और यह है जो भारत और पाक के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है सियाचिन ग्लेशियर। जबकि 3 बीघा गलियारा है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य रहा है साथियों। और सरक्रिक क्षेत्र है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र रहा है साथियों। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों पर भी हमने चर्चा की है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाक के मध्य, 3 बीघा गलियारा भारत और बांग्लादेश के मध्य, सरक्रिक विवाद क्षेत्र साथियों भारत और पाक के मध्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके समक्ष, भारत का वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की थी, यानी वह भारतीय प्रधानमंत्री जिसने चीन की कभी यात्रा नहीं की थी साथियों। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रही। राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, PV नरसिम्हा राव। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन आपका से राइट हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने चीन की साथियों कभी यात्रा नहीं की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, भारत और चीन के बीच विवाद है साथियों, यानी भारत और चाइना के मध्य किन क्षेत्रों पर विवाद है उन क्षेत्रों को आपको चयन करना है। तिब्बत विवाद, स्टेपल वीजा विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो सकता है? तो साथियों ऑप्शन वे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत विवाद, स्टेपल वीजा विवाद, ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, ये सभी विवाद है साथियों भारत और चीन के मध्य रहे हैं। और अक्साई चीन विवाद भी साथियों भारत और चीन के बीच विवाद का क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर आपके समक्ष रहा, भारत की विदेश नीति कैसी रही है, यानी भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है या कैसी रही है साथियों। शांति व सहयोग की, हिंसा की, साम्राज्यवाद की, उपनिवेश की। तो साथियों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। भारत की विदेश नीति है जो शांति व सहयोग पर आधारित रही है, इसलिए बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके समक्ष, भारत चाइना युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था, यानी भारत और चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था साथियों। वेरी मस्ट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। काहिरा प्रस्ताव, ढाका प्रस्ताव, बेलग्रेड प्रस्ताव, कोलंबो प्रस्ताव साथियों। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप सोचिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दे ऑप्शन हो जाएगा कोलंबो प्रस्ताव, यानी भारत और चाइना युद्ध को सुलझाने के लिए कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था साथियों। यानी कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से भारत और चाइना के मध्य युद्ध को सुलझाने का प्रयास किया गया था साथियों। अब ये कोलंबो प्रस्ताव कब आया साथियों, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साथियों कोलंबो प्रस्ताव 1962 में आया, यानी भारत चाइना युद्ध के बाद में आया साथियों। 1962 में भारत चीन युद्ध के समाप्ति के तुरंत बाद कोलंबो प्रस्ताव साथियों आया है। और यह प्रस्ताव साथियों 1962 में आया है और यह एफ्रो एशियाई देशों के सहयोग से लाया गया था साथियों। एफ्रो एशियाई देशों के माध्यम से यह कोलंबो प्रस्ताव लाया गया था साथियों। और इसमें 6 देशों के मध्य यह साथियों समझौता हुआ था। कोलंबो प्रस्ताव है जो
6 देशों के सहयोग से हुआ था साथियों। इसमें आपका इंडोनेशिया है, भारत है, श्रीलंका है साथियों, और आपके साथियों इसमें घाना है और संयुक्त अरब अमीरात है साथियों। यह 6 देश इसमें शामिल थे। कोलंबो प्रस्ताव में साथियों 6 देश शामिल थे। 1962 में यह हुआ था, जिसमें आपका श्रीलंका, भारत, घाना, संयुक्त अरब अमीरात, म्यांमार और इंडोनेशिया, यह 6 देश इसमें शामिल थे। इन 6 देशों के माध्यम से यह प्रस्ताव सामने आया था साथियों, और इसमें एफ्रो एशियाई देश शामिल थे साथियों, कोलंबो प्रस्ताव से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 6 नंबर। कथन ए है साथियों, भारत दक्षिणी एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है। यानी भारत दक्षिणी एशिया में सकारात्मक समरूपता का अनुसरण कर रहा है। कारण साथियों दिया गया है, भारत को चीन पाकिस्तान एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। यानी भारत को चीन और पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की एकजुटता द्वारा सामरिक रूप से निरोधित रखा जा रहा है। तो साथियों आपको इन कथनों का चयन करना है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सी सही व्याख्या करता है, नहीं करता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखिएगा। तो साथियों ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सत्य है साथियों, और सही व्याख्या करते हैं एक दूसरे की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके समक्ष रहा, भारत और चीन के दोनों के बीच 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। यानी साथियों कथन ए कह रहा है कि भारत और चाइना दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। जबकि कारण साथियों आर कह रहा है कि चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। तो क्या कूट सही होगा उसको साथियों आपको चयन करना है, कौन सा ऑप्शन इनके संबंध में राइट आंसर होगा साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए सत्य है परंतु आर है जो साथियों असत्य है। यानी साथियों भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है, बिल्कुल आपका ये सत्य है। कारण आर है साथियों, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। नहीं साथियों, पाकिस्तान, चाइना ने हमेशा पाकिस्तान की परमाणु नीति का समर्थन किया है साथियों, विरोध नहीं किया है। इसलिए आपका यह साथियों गलत हो जाएगा, क्योंकि चाइना के माध्यम से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। और सीपेक जो गलियारा है, सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर साथियों, इसका भी हाल ही में निर्माण किया जा रहा है, आर्थिक गलियारे का। सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया जा रहा है, और चाइना हमेशा पाकिस्तान को समर्थन करता आया हुआ है साथियों, परमाणु नीति का भी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नए महत्वपूर्ण फैक्टों के साथ चर्चा करते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 आपके समक्ष है, भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी भारत और श्रीलंका के मध्य जो समझौता हुआ है साथियों, इसका मुख्य पर्पज क्या था। तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, चीनी और तमिलों के बीच जाति विषयक संघर्ष समाप्त करना, तमिल मिलिटेंट ग्रुपों का वैधीकरण करना। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों, सोचिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत श्रीलंका समझौता। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चीनी और तमिलों के बीच जो जातीय संघर्ष चल रहा था, जो उन्हें गृह युद्ध चल रहा था साथियों चीनी और तमिलों के बीच, उसे समाप्त करने के लिए, उस समाप्त करने की दिशा में भारत श्रीलंका समझौता हुआ था साथियों। और यह समझौता साथियों 1987 में हुआ साथियों, 1987 में हुआ था। 29 जुलाई 1987 को यह समझौता हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और जे.आर. जयवर्धन के संबंध में यह समझौता हुआ था साथियों। भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति जे.आर. जयवर्धने के मध्य 29 जुलाई 1987 को भारत श्रीलंका समझौता हुआ है। और इस समझौते के माध्यम से भारत ने श्रीलंका में इस चीनी और तमिलों के बीच जो जातीय संघर्ष चल रहा था, उसे निपटने के लिए शांति सेना भी भेजी थी साथियों।
तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे साथियों, ध्यान रखिएगा कि भारत श्रीलंका समझौता 29 जुलाई 1987 को भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा, जिसका पर्पज था चीनी और तमिलों के बीच जातीय विषयक संघर्ष को समाप्त करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, यदि आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो तो आप इसे लाइक और अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा साथियों, ताकि उन्हें भी इस वीडियो सीरीज से सहायता मिले और आगामी परीक्षाओं में आप अपना मुकाम प्राप्त करें। मेरी भगवान से यही आशा है साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है आपके समक्ष। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, उसका आपको साथियों चुनाव करना है जो इनमें से असत्य है साथियों। तो पहला कह रहा है साथियों, निमराना वार्ता भारत चाइना के संबंधों के विषय में है। ओटावा वार्ता भारत पाकिस्तान के संबंधों के विषय में है। सांग्रीला वार्ता भारत सिंगापुर के संबंधों के विषय में है। रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है। साथियों, इनमें से असत्य कथन है, उसका आपको साथियों चुनाव करना है। तो क्या होगा असत्य कथन, इसका आप साथियों चुनाव करिएगा। तो साथियों 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा साथियों, यानी 1 और 3 है जो साथियों आपका असत्य है, सुमेलित नहीं है 1 और 3 साथियों। बाकी आपके साथियों 2 और 4 बिल्कुल साथियों सुमेलित है। ओटावा वार्ता साथियों भारत और पाकिस्तान के संबंधों के विषय में बिल्कुल साथियों सत्य है। और रायसीना वार्ता भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है साथियों। यानी रायसीना डायलॉग है जो साथियों भू राजनीति तथा भू अर्थव्यवस्था के विषय में भारत का फ्लैगशिप सम्मेलन है, ये आपके सत्य है, जबकि पहला और तीसरा असत्य है साथियों। अब असत्य क्यों है, इसका कारण क्या है साथियों, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो साथियों निमराना वार्ता है जो साथियों, निमराना डायलॉग साथियों भारत और चाइना के मध्य नहीं हुआ है, यह भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ है। निमराना वार्ता, निमराना डायलॉग है जो साथियों भारत और पाकिस्तान के मध्य 1991 और 92 की अवधि में राजस्थान के निमराना किले में एक गैर पारंपरिक वार्ता थी साथियों, गैर पारस्परिक वार्ता थी। निमराना डायलॉग या निमराना वार्ता 1991 और 1992 की अवधि में साथियों राजस्थान के अलवर जिले के निमराना किले में एक गैर पारस्परिक वार्ता हुई थी साथियों, यानी गैर सरकारी वार्ता थी, जिनमें दोनों देशों के सदस्यों ने इस वार्ता पर अमल किया था साथियों। यानी निमराना वार्ता भारत और चाइना के मध्य नहीं होकर भारत और पाकिस्तान के मध्य है साथियों। अब साथियों तीसरा गलत क्यों है, आपका तीसरा कथन गलत क्यों है। संग्रीला वार्ता भारत और सिंगापुर के संबंधों के विषय में है, यह साथियों असुमेलित है, असत्य है साथियों। संग्रीला वार्ता साथियों किसी देश के मध्य नहीं है साथियों। सांग्रीला वार्ता है जो साथियों एक अंतर सरकारी सुरक्षा संगठन है, यानी सांग्रीला वार्ता एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है जिसमें एशिया प्रशांत के 28 राष्ट्रों के मध्य यह वार्ता का आयोजन होता है। यानी सांग्रीला वार्ता है जो साथियों किसी देश के एक देश के साथ में नहीं होकर एशिया प्रशांत के 28 देशों के मध्य आयोजित की जाती है। यह एक अंतर सरकारी सुरक्षा मंच है साथियों। इसका आयोजन प्रतिवर्ष थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया जाता है। यानी सांग्रीला वार्ता का आयोजन है जो साथियों एक थिंक टैंक है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक फॉर स्टडी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसलिए साथियों आपके ऑप्शन है जो इस प्रकार, इस क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट होगा। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 नंबर, एशिया के साथ भारत का मिलन वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्ति किया गया था। यह कथन किसने स्पष्ट किया था साथियों कि एशिया के साथ भारत का मिलन है जो वचनबद्धता की कल्पना में स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया था। यह कथन किसने कहा था साथियों, किस भारतीय का यह कथन रहा है साथियों। तो ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस कथन को व्यक्त किया था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत पाक के मध्य विवादित क्षेत्र नहीं है? यानी भारत पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र नहीं है साथियों। सियाचिन विवाद ये तो साथियों बिल्कुल है। सरक्रीक विवाद ये भी है साथियों। क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद ये भी भारत पाक के मध्य। जबकि दहाग्राम विवाद साथियों ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। दहाग्राम विवाद है साथियों, ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है साथियों। बांग्लादेश के मध्य है साथियों ये विवाद है दहाग्राम विवाद। और 3 बीघा कॉरिडोर और दहाग्राम विवाद बांग्लादेश के साथ है साथियों। तो साथियों कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों कि अंगारा पोर्टा इन ब्लैक्स जस विवाद भी बांग्लादेश के साथ है। अंगारा पोर्टा इन ब्लैक्स विवाद, अंगारा पोर्टा इन ब्लैक्स जस विवाद भी भारत का बांग्लादेश के साथ है। और दहाग्राम विवाद भी बांग्लादेश के साथ है। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद भी साथियों भारत और बांग्लादेश के मध्य है। यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष ये रहा, भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता कब हस्ताक्षरित किया? यानी साथियों भारत और नेपाल ने दोहरा करारोपण परिहार समझौता, जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में कहे तो साथियों DTAT या आप इसे कह सकते हैं DTAA। यह समझौता है जो भारत और नेपाल के मध्य संशोधित रूप से कब हस्ताक्षरित हुआ है साथियों? तो साथियों यह समझौता 2011 में हस्ताक्षरित हुआ है नेपाल और भारत के मध्य। और यह संशोधित है साथियों। तो संशोधित है तो इसका मतलब है कि यह पहले भी हुआ होगा साथियों। तो मूल रूप से 1997 में साथियों यह भारत और नेपाल के मध्य हुआ था। जबकि दोहरा है जो साथियों 2011 में भारत और नेपाल के मध्य साथियों यह समझौता हुआ है। जबकि मूल रूप से भारत और नेपाल के मध्य 1997 में हुआ था। अब ये क्या है साथियों, इसकी फुल फॉर्म क्या है साथियों? तो इसकी फुल फॉर्म है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंग्लिश में कहते हो साथियों। यानी संशोधित दोहरा करारोपण परिहार समझौता कह सकते हैं। तो साथियों यह भारत और नेपाल के मध्य 2011 में हुआ, जबकि मूल रूप से यह 1997 में हुआ था। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा, हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन साथियों, फ्रांस भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? यानी फ्रांस सरकार है जो भारत में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके समक्ष रहे, आंसर का चयन करिएगा आप भी। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फ्रांस सरकार है जो भारत में जेतापुर में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है। साथियों जेतापुर महाराष्ट्र में आया जो हुआ है, महाराष्ट्र में यह संयंत्र लगाया जाएगा साथियों। जेतापुर महाराष्ट्र में साथियों फ्रांस सरकार के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। जबकि साथियों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों तारापुर है, जो यह भी साथियों महाराष्ट्र में है तारापुर। और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र साथियों रावत भाटा है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है साथियों। यह भी ध्यान रखिएगा साथियों। जबकि कुडलकुलम परमाणु संयंत्र है साथियों, यह आपका तमिलनाडु में है साथियों। यह भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी सुमेलित वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो यह भी आपके साथ महत्वपूर्ण फैक्ट की चर्चा कर रहा हूं मैं। कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, तारापुर साथियों महाराष्ट्र में है, काकरापारा साथियों गुजरात में, ध्यान रखिएगा काकरापारा गुजरात में है साथियों। और जेतापुर भी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। केगा साथियों कर्नाटक में है और नरोरा है जो साथियों उत्तर प्रदेश में है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक तरफ आपको परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे देंगे और एक तरफ आपको राज्य दे देंगे और सुमेलित करना होगा। तो साथियों एक बार पुनः मैं आपके समक्ष रिपीट कर रहा हूं, कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है, केगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, जेतापुर साथियों हाल ही में महाराष्ट्र में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, रावत भाटा राजस्थान में है साथियों, माई बजाज सागर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है साथियों राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थापित किया जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष मैंने चर्चा की है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष ये रहा 14 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों, उसको आपको चयन करना है जो सुमेलित नहीं है साथियों। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप भी इसका चयन करिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है फरक्का-बांध भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है साथियों, बिल्कुल राइट है, फरक्का-बांध भारत और बांग्लादेश के मध्य है, ये तो साथियों सही है। 123 आणविक समझौते भारत और अमेरिका के मध्य हस्ताक्षरित हुए हैं साथियों, ये भी बिल्कुल सही है। भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम 123 जो परमाणु आणविक समझौता हुआ है, 123 हथियारों से संबंधित परमाणु सहयोग समझौता हुआ है और ये भारत और अमेरिका के मध्य है साथियों, ये भी बिल्कुल सही है। श्री माओ शास्त्री समझौता भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है साथियों, ये भी बिल्कुल एकदम राइट है। शांति मैत्री संधि 1950 भारत अफगानिस्तान के मध्य साथियों, ये आपका साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों शांति मैत्री संधि है जो साथियों भारत और अफगानिस्तान के मध्य नहीं हुए साथियों, ये भारत और नेपाल के मध्य हुई है, भारत और नेपाल के मध्य हुई थी साथियों 1950 में। शांति मैत्री संधि 1950 भारत और नेपाल के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी, न कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य साथियों, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत आंसर हुआ है। तो ये फैक्ट आप जानकारी रखिएगा कि शांति व मैत्री संधि 1950 में भारत और नेपाल के मध्य हस्ताक्षरित हुई है साथियों। 123 आणविक समझौते भारत और अमेरिका के मध्य हुए हैं, फरक्का-बांध भारत और बांग्लादेश के मध्य है साथियों। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहां जानकारी देना चाहूंगा, श्री माओ शास्त्री समझौता साथियों ये कब हुआ है, तो साथियों ये 1964 में हुआ है, 1964 में हस्ताक्षरित हुआ था साथियों, श्रीलंका और भारत के मध्य, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीलंका के मध्य 1964 में श्री माओ शास्त्री समझौता हुआ था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना साथियों, करिएगा चयन आप जो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है 123 परमाणु समझौते मनमोहन सिंह के समय हुए, बिल्कुल साथियों ये तो बिल्कुल सत्य है। ताशकंद समझौता जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ साथियों, नहीं, ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हुआ था साथियों 1966 में। भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के मध्य उज्बेकिस्तान ताशकंद में यह समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, भारत पाकिस्तान के मध्य साथियों ध्यान रखिएगा, रूस के सहयोग से हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिमला समझौता इंदिरा गांधी के मध्य हुआ साथियों, बिल्कुल सत्य है, 1972 में आयोजित हुआ था ये, भारत के शिमला में शिमला समझौता हुआ है साथियों। शिमला समझौता भी भारत और पाकिस्तान के मध्य है साथियों, ये भी ध्यान रखिएगा। और पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू के मध्य हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, और यह भारत और चाइना के मध्य है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। चर्चा करते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो चयन करिएगा साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वाजपेयी की बस कूटनीति साथियों 2000 में नहीं आई थी साथियों, ध्यान रखिएगा। वाजपेयी की कूटनीति साथियों 1999 में आई थी, फरवरी 1999 में, जब भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस के माध्यम से लाहौर की यात्रा की थी और भारत और पाकिस्तान के मध्य यानी लाहौर और नई दिल्ली के मध्य एक बस सेवा आरंभ की थी साथियों, उसे ही बस कूटनीति कहा जाता है। यानी फरवरी 1999 में लाहौर और नई दिल्ली के मध्य बस सेवा शुरू की गई थी भारत पाकिस्तान के मध्य। अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त भारतीय प्रधानमंत्री थे साथियों, और इसे बस कूटनीति के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 1999 में फरवरी 1999 में नई दिल्ली और लाहौर के मध्य एक बस सेवा की शुरुआत की थी साथियों। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी क्यों सही है साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था दिसंबर 2001 में।
सारा की स्थापना 1985 में हुई थी साथियों, ढाका में, बांग्लादेश में, और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और वर्तमान में सार्क के साथियों 8 सदस्य राष्ट्र है और 8वां अफगानिस्तान है साथियों, ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिकी परमाणु समझौता साथियों 2008 में लागू हुआ है साथियों, लेकिन यह हस्ताक्षरित 2005 में हो गया था। और 123 परमाणु समझौते हैं साथियों, इसी से ही संबंधित है। और यह भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय हुआ था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट साथियों ये रहा क्वेश्चन आपके समक्ष। 17 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए देशों में से किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि का प्रस्ताव किया था? यानी नीचे दिए देशों में से किसने भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि का प्रस्ताव किया था, वह कौन सा देश है साथियों? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे हैं साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पाकिस्तान ने यह संधि पर हस्ताक्षर की है, लेकिन पाकिस्तान कभी इस संधि पर खरा नहीं उतरा है साथियों। पाकिस्तान ने 2003 में भारत के साथ युद्ध नहीं करने की संधि पर हस्ताक्षर किया था, युद्ध विराम की संधि पर साथियों हस्ताक्षर किया था पाकिस्तान ने 2003 में, लेकिन पाकिस्तान कभी इस संधि पर खरा नहीं उतरा है साथियों। कई बार पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता आ रहा है। यानी ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में भारत के साथ पाकिस्तान ने युद्ध नहीं करने की या युद्ध विराम की संधि का हस्ताक्षर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। आवाज आपको थोड़ी मिस्टेक होगी साथियों, इसके लिए माफी चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके समक्ष 18 नंबर क्वेश्चन है, हैंड्स ऑफ श्रीलंका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? हैंड्स ऑफ श्रीलंका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था साथियों? तो आपके समक्ष साथियों भारतीय प्रधानमंत्री के नाम ऑप्शन आपके समक्ष रहे, पीवी नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों यह सिद्धांत है जो इंदिरा गांधी जी ने प्रतिपादित किया था, हैंड्स ऑफ श्रीलंका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों किस देश की संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा गया है साथियों? हाल ही में हमने साथियों इसके बारे में चर्चा की है पिछली वीडियो सीरीज में। तो साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अफगानिस्तान की यात्रा की तो अफगानिस्तान की नवीनतम नवगठित संसद का इन्होंने उद्घाटन किया और उनके एक ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक रखा था साथियों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान की संसद के ब्लॉक का नाम अटल ब्लॉक है साथियों। यदि साथियों आपने उन वीडियो सीरीज को भी नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देखिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जहां भी हमने बहुत ही अच्छे प्रश्नों का समावेश किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा 20 नंबर। कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को किस प्रधानमंत्री ने सौंपा था? यानी कच्चा तिबू द्वीप है साथियों, श्रीलंका को किस प्रधानमंत्री ने सौंपा था? नेहरू ने, राजीव गांधी ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने साथियों। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? यानी कच्चा तिबू द्वीप श्रीलंका को किस भारतीय प्रधानमंत्री ने सौंपा था साथियों? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी ने यह द्वीप है जो श्रीलंका को सौंपा था। श्रीलंका को कच्चा तिबू द्वीप है जो सौंपा था साथियों भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने। नेक्स्ट सवाल के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा साथियों, मेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया साथियों। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल देश नहीं है। तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल नहीं है साथियों, उसका आपको साथियों चयन करना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, भारत। सोचिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों। तापी साथियों, तापी गैस पाइपलाइन में कौन सा देश शामिल नहीं है साथियों? तो ऑप्शन आपका सी है जो साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ईरान है जो साथियों इस तापी में शामिल नहीं है साथियों। तो कौन है शामिल साथियों इसमें? तो साथियों टी से तुर्कमेनिस्तान,
बन गया आपका, ए से साथियों आपका अफगानिस्तान बन गया है, पी से साथियों आपका पाकिस्तान बन गया है और आई से आपका साथियों इंडिया बन गया है। यानी तुर्कमेनिस्तान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, ये 4 देश है जो तापी गैस पाइपलाइन परियोजना में शामिल है। साथियों ईरान है जो इसमें शामिल नहीं है, आप कई बार इससे कंफ्यूज होते हैं, ईरान इसमें शामिल नहीं है साथियों। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भारत द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था साथियों, यानी भारत सरकार द्वारा, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत कहां चलाया गया था साथियों। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो साथियों यह ऑपरेशन है जो मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर में चलाया गया था, और सियाचिन ग्लेशियर में ये पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था साथियों ऑपरेशन मेघदूत। और सियाचिन ग्लेशियर भारत पाक के मध्य विवादित क्षेत्र है साथियों, और सियाचिन ग्लेशियर वो स्थान है साथियों दुनिया का सबसे ऊंचा जो एक युद्ध स्थल रहा है साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल रहा है सियाचिन ग्लेशियर। ये साथियों हिमालय की कराकोरम श्रेणी है, हिमालय की कराकोरम श्रेणी में स्थित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कालाबाग बांध परियोजना का संबंध किस नदी पर निर्माणाधीन है। कालाबाग बांध परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है साथियों। झेलम, सिंधु, रावी, चिनाब, क्या होगा 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो साथियों ये कालाबाग बांध परियोजना है साथियों सिंधु नदी पर निर्माणाधीन है। साथियों जब 1960 में भारत पाक नहरी जल समझौता या सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की सहायता से साथियों हस्ताक्षरित हुआ था, 1960 में सिंधु नदी जल समझौता विश्व बैंक की सहायता से भारत पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। उस वक्त साथियों इसमें कुल 6 नदियों के ऊपर निर्णय लिया गया था, जिसमें से पाकिस्तान को 3 नदियों का जल सुपुर्द किया था और भारत को भी 3 नदियों का जल सुपुर्द किया गया था साथियों। पाकिस्तान को साथियों झेलम है, सिंधु है और चिनाब, इन पश्चिमी 3 नदियों पर नियंत्रण सौंपा गया था साथियों, जबकि भारत को रावी, व्यास और सतलज इन पूर्वी 3 नदियों पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की छूट दी गई थी साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुलबुल परियोजना किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। तुलबुल परियोजना किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रहा। तो साथियों यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है तुलबुल परियोजना। और साथियों किस नदी पर है आप ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है और ये भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का कारण है साथियों। नेक्स्ट चर्चा करते हैं साथियों, क्वेश्चन आपके समक्ष रहा 25 नंबर। यह देश 2 चट्टानों के बीच खुले हुए फूल के समान है, यानी यह देश 2 चट्टानों के बीच खिले हुए एक फूल के समान है। यह किस देश की ओर संकेत किया गया है साथियों। तो साथियों इस 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर कि यह कथन है जो साथियों किस देश के संदर्भित करता है। तो साथियों ऑप्शन आपका वह राइट हो जाएगा, नेपाल को। यह कहा जाता है कि नेपाल के बारे में यह कथन है साथियों, यह देश 2 चट्टानों के बीच खिले हुए फूल के समान है, नेपाल देश की ओर संकेत करता है साथियों। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। 26 नंबर आपके समक्ष रहा। द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी है साथियों। लॉर्ड वेवल, पंडित नेहरू, जे बंदोपाध्याय, सरदार पटेल। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जे बंदोपाध्याय ने साथियों द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नामक रचना लिखी थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष रहा 27 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से देश आसियान प्लस 3 में शामिल है, यानी आसियान प्लस 3 का निर्माण किन देशों से साथियों हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा है साथियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। यानी आसियान प्लस 3 में कौन शामिल है साथियों। ऑप्शन आपके समक्ष रहे।
तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाइना, जापान और दक्षिणी कोरिया साथियों इसमें शामिल है। चाइना, जापान और दक्षिणी कोरिया है जो ASEAN+3 में शामिल है साथियों। और ASEAN+3 इसकी स्थापना 1997 में हुई थी साथियों, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ASEAN+3 1997 में अस्तित्व में आया था साथियों, जिसमें चाइना, जापान और दक्षिणी कोरिया शामिल है साथियों। तो आप इसे कोजासी के नाम से याद रख सकते हैं। कोजाची ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं साथियों। दक्षिण का कोजासी साथियों आप कैसे याद रखेंगे? दक्षिण का कोजासी, यानी को से आपका दक्षिणी कोरिया, जा से आपका जापान, ची से आपका चाइना बन जाएगा, यानी दक्षिण का कोजाची, दक्षिण का कोजासी। इस ट्रिक के माध्यम से आप ASEAN+3 के बारे में इन देशों के नाम याद रख सकते हैं। यानी दक्षिण का कोजासी ASEAN+3 का निर्माण करता है। दक्षिण का कोजासी है जो ASEAN+3 का निर्माण करता है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं दक्षिणी कोरिया, जापान और चाइना। यानी ट्रिक है हमारी, दक्षिण का कोजासी ASEAN+3 का निर्माण करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 28 नंबर सवाल आपके समक्ष रहा साथियों। अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता का सिद्धांत किस बात का विचार करता है? यानी अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता का सिद्धांत, जिसे आप गैर पारस्परिकता का सिद्धांत भी कह सकते हैं साथियों। यहां पर आप महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, अपारस्परिकता का सिद्धांत जिसे गैर पारस्परिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये किस बात पर विचार करता है साथियों, उसको आपको चयन करना है साथियों। क्या होगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? मैं आपका वेट करूंगा आंसर का ओनली 5 सेकेंड के लिए। तो साथियों यह सिद्धांत है, अपारस्परिकता का सिद्धांत है साथियों। यह पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करता है साथियों। यानी यह पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने का प्रयत्न करता है साथियों। और यह सिद्धांत साथियों 1996 में ST देवगौड़ा सरकार के समय तत्कालीन विदेश मंत्री IK गुजराल द्वारा प्रतिपादित किया गया था साथियों। यानी यह गुजराल सिद्धांत का एक पार्ट मान सकते हैं साथियों। इसे अपारस्परिकता का सिद्धांत या गैर पारस्परिकता का सिद्धांत भी कहा जाता है साथियों। और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और गुलजार सिद्धांत है साथियों IK गुजराल द्वारा 1996 में दिया गया था। और भारत के पड़ोसी देशों के संबंध में वो भी सिद्धांत था साथियों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा। 29 नंबर आपके समक्ष रहा। तो साथियों निम्न को सही कालानुक्रम में रखिए, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखिए साथियों। बांग्लादेश की स्वतंत्रता युद्ध, कारगिल युद्ध, राजीव जयवर्धन समझौता, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण। यानी इसको साथियों कालानुक्रम में रखना है इस घटनाओं को साथियों। तो बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध साथियों 1971 में हुआ है। कारगिल युद्ध साथियों 1999 में हुआ है। राजीव गांधी जयवर्धन समझौता साथियों 1987 में हस्ताक्षरित हुआ था साथियों, राजीव गांधी जयवर्धन समझौता। और चीन द्वारा भारत पर आक्रमण साथियों 1962। यानी इस प्रकार इन्हें आपको कालानुक्रम में रखना था साथियों। यानी कि आपका ऑप्शन चौथा हो जाएगा पहले, उसके बाद में आपका आ जाएगा साथियों पहला, उसके बाद में आपका साथियों आ जाएगा तीसरा, और उसके बाद में साथियों आ जाएगा आपका दूसरा। यानी चौथा, पहला, तीसरा और दूसरा, ये आपके कूटों का इनका चयन होगा साथियों। तो आप इन्हें इन 70 को याद रखिए, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा आज की इस वीडियो सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है हमारा अंतिम साथियों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का संबंध भारत के किस प्रधानमंत्री से रहा है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी का संबंध
भारत के किस प्रधानमंत्री से साथियों? तो साथियों ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एक्सिस्ट पॉलिसी है साथियों, ये भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है साथियों। जब ये 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, 26 मई 2014 को जब इन्होंने शपथ ली थी पहली बार अपनी पहली सरकार की, पहले कार्यकाल की, तब इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी की घोषणा की थी। पूर्व की ओर कार्य करो की नीति, पूर्व की ओर कार्य करो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर कार्य करो नीति है जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। और इन्होंने ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी का इन्होंने संशोधन किया साथियों। लुक ईस्ट पॉलिसी से साथियों, यानी लुक ईस्ट पॉलिसी जो पीवी नरसिम्हा राव ने, भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1992 में दी थी साथियों। लुक ईस्ट पॉलिसी को इन्होंने बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है, यानी पूर्व की ओर कार्य करो की नीति मोदी जी से संबंधित है, जबकि पूर्व की ओर देखो की नीति यह पीवी नरसिम्हा राव से संबंधित थी साथियों। तो साथियों आज की इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने भारतीय विदेश नीति और भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों और महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ आपके समक्ष चर्चा की। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन है जो आपके तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और लाइक और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इसकी सहायता मिले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नए टॉपिक के साथ।